Next is the Coulomb's law. Coulomb's law of electrostatics. तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर अभी तक हमने देखा कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज हमने देखी, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, मान लो हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है। लेट अस सपोज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव चार्जेस एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये F और ये F फोर्स जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा, ठीक है। तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन सब एक्सपेरिमेंट्स के बलबूते तो उसने ये बताया था कि जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स वाला इंटरेक्टिव फोर्स है, चाहे वो वाला फोर्स लो चाहे ये वाला फोर्स लो, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1। वो जो फोर्स है वो चार्ज Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q2, वो Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा देखो, साइंटिस्ट लोग कैसे काम करते हैं, ये सब रिजल्ट कहां से आते हैं पता है कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एक्सपेरिमेंटेशन किस टाइप से होता है कि मान लो कोई भी दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2 और उनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, सब मेजर कर सकते हैं ना हम, ठीक है। उसके बाद एक चार्ज को फिक्स्ड रखा, उसकी वैल्यू मान लो 10 माइक्रोकूलम, आराम से तो नहीं करता, कुछ नहीं होता, आराम से अपना जैसे तुम बिल्कुल सॉलिड है। तो यहां पर जो है आप क्या करोगे, Q1 मान लो आपने 10 माइक्रोकूलम रखा है और Q2 भी मान लो शुरुआत में 10 माइक्रोकूलम रखा है। फिर क्या करते हैं वो Q1 को फिक्स रखते हैं, R को भी फिक्स रखते हैं, Q2 की वैल्यू 10 के बजाय फिर 11 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 13 माइक्रोकूलम एक एक करके बढ़ाते हैं या घटाते हैं। वहां से पता चलता है कि फोर्स, और फोर्स को कैलकुलेट करते रहते हैं। जैसे जैसे Q2 की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है ये कैलकुलेट करते रहते हैं। वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो वहां से प्रूव होता है कि हाँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। उसके बाद क्या करते हैं, Q2 को कुछ फिक्स वैल्यू कर देते हैं, मान लो 10 माइक्रोकूलम रख दिया, फिर Q1 की वैल्यू को बढ़ाया घटाया। Q1 की वैल्यू को बढ़ाते घटाता था वो, तो वो देखता था ये वाला फोर्स और वो वाला फोर्स दोनों फोर्सेस बराबर तरीके से बढ़ते थे, समझ रहे हो बात को। उसके बाद क्या है, दोनों चार्जेस Q1 Q2 को उसने क्या किया, फिर फिक्स कर दिया। जब Q1 Q2 को फिक्स कर दिया, मान लो दोनों को 10-10 माइक्रोकूलम फिक्स कर दिया, फिर क्या किया, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको बढ़ाया। मान लो दूरी पहले 1 मीटर थी, फिर 2 मीटर कर दिया या 1.5 मीटर कर दिया, फिर 1 मीटर से घटा करके 0.75 मीटर कर दिया, समझ रहे हो। तो वहां से क्या पता चलता है, वहां से पता चलता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वहां से एक लॉ निकल के आता है, हम तो फटाक से पढ़ लेते हैं दिस इज द लॉ, बट उसके पीछे साइंटिस्ट लोगों की कई सालों की मेहनत होती है, वो करते रहते हैं उस पर, ठीक है काम। अब ये जो है इन सब फैक्टर्स को जब जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, फोर्स F विच इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स F, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये आ जाता है हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद उसने और एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स किए।
और उसने देखा कि क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने कि जैसे ये चार्जेस है अभी एयर में रखे रहे, उसके बाद उसने क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम एक टब लिया फिल्ड विद सम लिक्विड मे बी वाटर, और ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर डुबो दिया। सब कुछ सेम रखा, Q1 भी सेम रखा, Q2 भी नहीं बदला, डिस्टेंस R भी सेम रखा। तो अब क्या किया, Q1, Q2 और R सेम रखा, लेकिन मीडियम जो दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम था, पहले वाले केस में क्या था, एयर, अब दूसरे वाले केस में क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, लेट अस सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर हो गया। तब उसने देखा कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दिस वाज चेंज्ड, इट वाज एक्चुअली डिक्रीज्ड। तो उसने कहा कि भाई डेफिनेटली ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, तो उसमें जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो उसमें तो g जो होता है, g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। तो वाटर में रखो तो पोलर मीडियम है, तो इंटरैक्ट करेगा चार्जेस के साथ। देखो पोलर मीडियम है लेकिन इंटरेक्ट करेगा चार्जेस के साथ, लेकिन अगर और कोई इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है, तो इन दो के बीच में जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट। लेट अस सपोज हमारे पास इन दो चार्जेस के अलावा और भी कुछ चार्जेस हैं, Q3, Q1, Q2 और Q3 मतलब इसके आसपास है, मान लो Q3 इसके आसपास है, Q4 इसके आसपास है, तो तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे पोलर मीडियम है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, पोलैरिटी होती है, डेफिनेटली होती है, ठीक है। लेकिन जो ये Q1, Q2 जो मीडियम, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द विसिनिटी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। तो वो फोर्स वही रहेगा, ठीक है। वाटर की जगह तुम बेंजीन ले लो, लिक्विड है, उसमें अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तब भी क्या होता है, फोर्स चेंजेस। तो वहां से क्या प्रूव हुआ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये चीज यहां से प्रूव हो गई क्योंकि हमने Q1, Q2 और R को चेंज नहीं किया। अच्छा, K जो होता है, K की वैल्यू अगर हम CGS में करें इट इज 1, द वैल्यू ऑफ K इज 1, ठीक है, यूनिट्स की बात अभी करता हूं मैं। अच्छा, अगर हम K की वैल्यू SI सिस्टम में करें तो K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power of 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम, ठीक है। तो 9 into 10 to the power of 9 है, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। आप देखो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यहां से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम यहां पे बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। अगर हम सीजीएस में बात कर रहे हैं, सीजीएस में बात कर रहे हैं, फोर्स यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सो डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम, इट्स नॉट कूलम, इट्स स्टैट कूलम, ठीक है। तो क्या बनेगी यूनिट्स बोलो, डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर, ये बन जाती है। एक्चुअली जब ये सब इनिशियली जब मतलब ये सब लॉज जब आए हैं, आज से 200, 250, 300 साल पहले लॉज आए हैं, उस समय पे SI सिस्टम वाज नॉट प्रिवीलिंग। इनिशियली मैक्सिमम लॉज जो है वो CGS सिस्टम में आए हैं, बिकॉज CGS सिस्टम वाज मोस्ट प्रेवेलेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, जहां पर भी लॉज, मैक्सिमम लॉज बने हैं, तो वहां पर वो लॉज थे। तो ज्यादातर में CGS में, लेकिन आज की डेट में हमारे सिलेबस में तो SI सिस्टम है। SI सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, +1 1971, 1971 was the year when the SI system was launched, जस्ट 50 साल पहले, ठीक है। तो 50 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अब हम सारा का सारा फिजिक्स जो है, सारा का सारा साइंस, इनफैक्ट वी स्टडी इट इन SI सिस्टम ओनली, ठीक है। तो याद ये रखना है। अच्छा, व्हाट इज योर होमवर्क, यहां पे रिलेशन निकालना है स्टैट कूलम और कूलम के बीच में, छोटा सा लिखना। अच्छा, इसको नोट करो, अभी मैं और भी बात करूंगा, इसमें भी ऐसे खत्म नहीं हुआ, बट आई विल टॉक, लेकिन इसको नोट कर लो जरा। और उसी के साथ स्टैट कूलम और कूलम के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का फंडा लगा के, पता है।
ठीक है, चलें फिर अब आगे। सो के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के जो है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वैक्यूम। सबसे पहले हम वैक्यूम के बारे में बात कर लेंगे कि वैक्यूम में के की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, जो के की वैल्यू होती है, अच्छा ये जो है ये वैक्यूम में ही है, एक्चुअली के की वैल्यू ये वैक्यूम में ही है। और के की वैल्यू को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट्स आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अनदर कांस्टेंट, ठीक है। बट ये फॉर्मूला हमें बताता है कि के मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे बताता है? 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और नॉट इज 0 की वजह से एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज परमिटिविटी of free space, epsilon naught. Okay, so what is permittivity? Permittivity is the word that has come from what? Which word? Permit. Permittivity is what? It is the capability, ठीक है ना। permittivity की definition लिखो, write down the definition of the permittivity। देखिए, it is defined as the capability of a medium to allow the effect of electrostatic force capability of a medium to allow the effect of electrostatic force to pass through it, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पास थ्रू इट। मतलब एक मीडियम की कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट जो है उस मीडियम के थ्रू पास कर पाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलता है? क्योंकि वैक्यूम में ये फोर्स अलग था और इस मीडियम में ये फोर्स बदल रहा था। इसका मतलब है कि मीडियम के अंदर भी कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। मीडियम जैसे इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि भी बीच में मीडियम क्या है। ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं होता। देखो इसमें और इसमें फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। इफ यू सी ग्रेविटेशन को अगर याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम को कोई लेना देना नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। लेकिन जो आपके पास ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सो और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन फैक्ट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम निकाल सकते हैं यहां से। आप एप्सिलॉन नॉट वहां ले जाओ, 9 इंटू 10⁹ यहां ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं आप, खुद को खुद ही कर लेना। ये आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। 8 पॉइंट याद करनी है ये वैल्यू, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट्स बता सकता है कोई? इसकी उल्टी, इज इट ओके शुभम? ठीक है ना, इसकी उल्टी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ कम्स इस पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। सवाल ये उठता है कि
मीडियम में फोर्स जो है, अच्छा मीडियम में फोर्स और जो दूसरा फोर्स है जो एयर में है या वैक्यूम में है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इसको एफ वी लिख देता हूं, वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूम, वैक्यूम, और यहां पर लिख देता हूं एफ एम, एफ एम स्टैंड्स फॉर फोर्स इन मीडियम, ऐसे लिख देता हूं। तो माय डियर, जो हमारे पास फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला जो हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वैक्यूम के लिए, वैक्यूम में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, अच्छा के की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू क्या डाल देंगे, वैक्यूम में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैक्यूम में फोर्स ये है, मतलब जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ये। अच्छा, अगर हमने मीडियम में, इसको हम मीडियम में ले गए, मीडियम में ले गए तो इस फॉर्मूले में Q1 Q2 R तो बदल नहीं रहा, क्या चीज बदलती है, परमिटिविटी, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो यहां से इस फॉर्मूले से हमें ये पता चला कि मीडियम में ले जाने पर क्या चीज बदलती है, तो क्या चीज बदलती है, वो बदलती है परमिटिविटी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह डालेंगे एप्सिलॉन, जस्ट एप्सिलॉन नॉट इज स्पेसिफिकली फॉर वैक्यूम, ओके। ये सिंबल वैक्यूम के लिए, बाकी के लिए एप्सिलॉन डाल सकते हैं, बाकी चीजें तो सेम रहेगी। ये इक्वेशन 2 है, वो इक्वेशन 1 है, दोनों को आप कर दीजिए डिवाइड, इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ये कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एफ वी अपॉन एफ एम। एफ वी इज द फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, क्या आ रहा है बोलो, हाँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब चीजें कैंसिल होगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ना, बाकी सब चीजें, ठीक है भी शुरू, ठीक है, बाकी सब चीजें कैंसिल होगी क्योंकि 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर एवरीथिंग गॉट कैंसिल। नाउ दिस इज अ रेशियो, व्हिच रेशियो इज डिफाइंड डिनोटेड बाय एप्सिलॉन R, है ना। एप्सिलॉन R इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती थी, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे फ्लूइड्स में, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। फॉर्मूले को पकड़ो ना आप, ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसी को एक और टर्म कही गई है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये के और वो के अलग है, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला के है, लेकिन सिंबल्स यहां पे सेम ही है। इस के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,